जय हिंद। एग्ज़ाम प्रिपरेशन पे आपका स्वागत है। तो आज से मैं आपको जियोग्राफ़ी को कंप्लीट कवर करूँगा। आखिरकार जियोग्राफ़ी में हमें क्या क्या पढ़ना होता है, हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये क्या है, जियोग्राफ़ी फाउंडेशन कोर्स। मैं आपको जियोग्राफ़ी को जीरो से लेके एकदम बेसिक से लेके अंत तक बताऊंगा। इसमें हमें क्या क्या पढ़ना होता है, इसमें सिलेबस क्या क्या है। क्योंकि आपका कोई भी वनडे एग्ज़ाम हो, उसमें आपके जियोग्राफ़ी से बहुत ही अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो अगर आपने अभी तक अपने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं जो भी वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और आप अपने तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। तो आइए समय न गवाते हुए हम शुरुआत करते हैं जियोग्राफ़ी को। पहले हम इसमें देखेंगे आखिरकार हमारे जियोग्राफ़ी में सिलेबस क्या क्या है, उसके अकॉर्डिंग हम अपनी तैयारी को शुरुआत करेंगे और बेहतर करने की कोशिश करेंगे। अगर हम बात करें अपने जियोग्राफ़ी में, जियोग्राफ़ी फाउंडेशन, आखिरकार इसमें हम पूरा जानेंगे जियोग्राफ़ी। आखिरकार हमें इस जियोग्राफ़ी में क्या क्या पढ़ना पड़ता है। इसमें हमें एक पढ़ना पड़ता है फिजिकल जियोग्राफ़ी, जिसे हम बोलते हैं भौतिक भूगोल। क्या है फिजिकल जियोग्राफ़ी, भौतिक भूगोल। हमें दूसरा पढ़ना होता है ह्यूमन जियोग्राफ़ी, जिसे हम बोलते हैं मानवीय भूगोल। तीसरा हमें पढ़ना होता है बायो जियोग्राफ़ी, जिसे हम बोलते हैं जीव भूगोल। और तीसरा हमें पढ़ना होता है इंडियन जियोग्राफ़ी, भारत का भूगोल। अगर हम बात करें, हमने जियोग्राफ़ी को 4 सेक्टर में डिवाइड किया है, 4 कैटेगरी में डिवाइड किया है। आपका कोई भी वनडे एग्ज़ाम होता है, उसमें आपका 50% जियोग्राफ़ी से अगर कहीं क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो वह इंडियन जियोग्राफ़ी से सवाल पूछे जाते हैं, और बाकी जो 50% हिस्सा है वह आपका भौतिक भूगोल, मानवीय भूगोल और आपके जीव भूगोल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए एक बार हम देखते हैं हमें क्या क्या पढ़ना होता है। अगर हम बात करें भौतिक भूगोल, जिसे हम कहते हैं फिजिकल जियोग्राफ़ी, आखिरकार हमें फिजिकल जियोग्राफ़ी में क्या क्या पढ़ना होता है। इसमें हमारा पहला यूनिट आती है भू आकृति विज्ञान, जिसे हम बोलते हैं जियो मार्फोलॉजी। भू माने भूमि, आकृति मीन्स आकार, अर्थात पृथ्वी के ऊपर स्थित सभी वे आकार, चाहे पठार हो, पर्वत हो, पहाड़ हो, नदियाँ हो, इन सभी सिलेबस को जिस टॉपिक में हम कवर करते हैं उसे हम कहते हैं भू आकृति विज्ञान, जियो मार्फोलॉजी। सॉरी, गलत है, यहाँ पे जियो ये ई रहेगा, जियो मार्फोलॉजी। ये जो आर है यहाँ पे ई रहेगा, जियो मार्फोलॉजी। तो भू आकृति विज्ञान को हम क्या कहते हैं, जियो मार्फोलॉजी। हमें दूसरा यूनिट क्या है, हमारा सेकेंड यूनिट है समुद्र विज्ञान, जिसे हम कहते हैं ओशिनोग्राफी। अर्थात हमें समुद्र के अंदर कौन कौन से संसाधन, कौन कौन से रिसोर्सेज पाए जाते हैं, हमें उसके बारे में पढ़ना होता है। हमारा तीसरा यूनिट है इसमें जलवायु विज्ञान, जिसे हम बोलते हैं क्लाइमेटोलॉजी। हमें जलवायु के बारे में पढ़ना होता है। और हमारा तीसरा है मृदा विज्ञान, सॉइल साइंस। हमें ये पढ़ना होता है कि मिट्टी कितने प्रकार की पाई जाती है, पूरे धरती पे, पूरी पृथ्वी पे कौन कौन सी मिट्टी पाई जाती है और किस क्षेत्र में किस प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं। तो हमें यहाँ पे मिट्टियों के बारे में अध्ययन करना होता है। तो अगर आपको समझ में आया होगा कि फिजिकल जियोग्राफी, भौतिक भूगोल में हमें 4 यूनिट कवर करने हैं। पहला आपका है जियोमॉर्फोलॉजी, सेकंड आपका ओशिनियोग्राफी, और थर्ड आपका है क्लाइमेटोलॉजी, और फोर्थ आपका सॉइल साइंस। अगर हम आगे बात करें मानवीय भूगोल, ह्यूमन जियोग्राफी, आखिरकार हमें इस मानवीय भूगोल, ह्यूमन जियोग्राफी में क्या क्या कवर करना होता है। अगर हम बात करें मानवीय भूगोल में, हमें पहला कवर करना होता आर्थिक भूगोल, इकोनॉमिक जियोग्राफी, इकोनॉमी जियोग्राफी। हमारा सेकेंड यूनिट है एग्रीकल्चर भूगोल, इसे बोलते हैं कृषि भूगोल या एग्रीकल्चर जियोग्राफी। हमें इसमें कृषि के बारे में पढ़ना होता है। और तीसरा यूनिट हमारी है जनसंख्या भूगोल, जिसे हम बोलते हैं पॉपुलेशन जियोग्राफी। और हमारी चौथी यूनिट है बस्ती भूगोल, जिसे हम कहते हैं सेटलमेंट जियोग्राफी। तो मानवीय भूगोल में हमारे 4 यूनिट हैं। पहला आर्थिक भूगोल, सेकंड है कृषि भूगोल, और थर्ड है जनसंख्या भूगोल, और फोर्थ है बस्ती भूगोल।
अगर हम आगे बात करें, क्या हमारा जियो भूगोल बायो जियोग्राफी, आखिरकार हमें इस बायो जियोग्राफी में क्या क्या कवर करना होता है। अगर हम बात करें, हमें पहला कवर करना होता है जीव भूगोल बायो जियोग्राफी। हमारी सेकेंड यूनिट है वनस्पति भूगोल, जिसे हम बोलते हैं फाइटो जियोग्राफी। हमें वनस्पति के बारे में, पेड़ पौधों के बारे में इसमें पढ़ना होता है। और तीसरा हमारा होगा पर्यावरणीय भूगोल, जिसे हम बोलते हैं इन्वायरमेंटल जियोग्राफी। तो ये हमारे बायो जियोग्राफी के सिलेबस थे। अगर हम बात करें इंडियन जियोग्राफी, भारत का भूगोल, जो आपके अगर भारत में कोई भी वनडे एग्जाम हो रहा है जहाँ पे इस इंडियन ज्योग्राफी से लगभग आपके 50% से अधिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हमें इसमें क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, हमने इसको कैटेगराइज किया है भारत के भूगोल को। हम इसको किस प्रकार से यूनिट वाइज कवर करेंगे, इसको हम पहले कवर करेंगे भारत का सामान्य परिचय। भारत में कितने राज्य हैं, भारत में इन सब चीज़ों के बारे में एक अच्छे से, भारत का नामकरण कैसे पड़ा, और भारत में तो आगे हमें क्या पढ़ना, भारत की भूगर्भिक संरचना। हमारा इसमें पहली यूनिट है भारत का सामान्य परिचय। इसमें हम भारत के बारे में सामान्य परिचय को जानेंगे, और दूसरी हम जानने की कोशिश करेंगे भारत की भूगर्भिक संरचना। क्या भारत की भू माने भूमि, गर्भ में अंदर अर्थात पृथ्वी के अंदर की संरचना कैसी है। और तीसरा हम पढ़ेंगे, इसमें हमारी जो तीसरी यूनिट है वो क्या है, भारत का भौतिक विभाजन। हम जानेंगे भारत के भौतिक विभाजन को कितने प्रकार से डिवाइड किया गया है। और हम चौथी यूनिट कवर करेंगे भारत की जलवायु के बारे में। और पांचवी यूनिट कवर करेंगे हम भारत का अपवाह तंत्र। इस भारत के अपवाह तंत्र में जो पूरा नदी तंत्र है, हम पूरी नदियों को कवर करेंगे इसमें। और हमारी अगली यूनिट है भारत की मृदा। आखिरकार हमारे भारत देश में कौन कौन सी मिट्टी पाई जाती है, कितने प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, या फिर किस क्षेत्र में कौन सी मिट्टी पाई जाती है। अगर हम आगे बात करें, हमें इसमें आगे कवर करना होगा जो हमारी नेक्स्ट यूनिट है वो क्या है, भारत की वनस्पति। इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट यूनिट होगी उसमें क्या कवर करेंगे, भारत की कृषि। इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट यूनिट होगी उसमें हम क्या कवर करेंगे, भारत की प्रमुख नदी घाटी परियोजनाएं। क्योंकि भारत में कई सारी नदी घाटी परियोजनाएं चल रही हैं, हम उसको जानने की कोशिश करेंगे। और हमारी नेक्स्ट यूनिट क्या है, भारत की प्रमुख झीलें। आखिरकार हमें क्या, भारत में कौन कौन सी झीलें कहाँ कहाँ पे पाई जाती हैं, हम उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। अगर हम हमारी जो नेक्स्ट यूनिट होगी उसको हम कवर करेंगे भारत के प्रमुख बांध। और हमारी जो नेक्स्ट यूनिट होंगे भारत में प्रमुख उद्योग। आखिरकार भारत में कौन कौन से प्रमुख उद्योग हैं जो भारत देश के विकास में अपनी भूमिका निभाते हैं। और हम चौथा कवर करेंगे भारत में परिवहन व्यवस्था। परिवहन व्यवस्था में चाहे वो सड़क व्यवस्था हो, चाहे वो रेल हो, चाहे वो वायु मार्ग हो, या फिर चाहे वो जल मार्ग हो, हम इन भारत की परिवहन व्यवस्था में हम इन चारों मार्गों को कवर करने की कोशिश करेंगे। तो आइए आज हम शुरुआत करते हैं। तो हम यहाँ पे आपको शुरुआत कर रहे हैं इंडियन ज्योग्राफी, भारत का भूगोल। क्योंकि आपका कोई भी एग्जाम हो, यहाँ से आपके काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हमने आपको दिखाया था जो हमारा भारत है, इस सिलेबस हमने आपको दिखाया था इंडियन ज्योग्राफी का। हमारा इसमें पहला यूनिट है भारत का सामान्य परिचय। तो आज हम अपने पहली यूनिट की शुरुआत करने जा रहे हैं कि भारत का सामान्य परिचय। जब हमारा पहला यूनिट पूरी तरह कवर हो जाएगा उसके बाद हम आएंगे अपनी सेकेंड यूनिट पे, भारत की भूगर्भिक संरचना। तो आइए हम शुरुआत करते हैं अपनी पहली यूनिट में, क्या है, भारत का सामान्य परिचय। भारत का सामान्य परिचय। अगर हम भारत का सामान्य परिचय की बात करें, अगर हम जान लें कि आखिरकार इस भारत का नाम भारत क्यों पड़ा, क्योंकि इस भारत के कई सारे नाम हैं। कुछ लोग हिंदुस्तान कहते हैं, कुछ लोग इंडिया कहते हैं, या कुछ लोग और नाम कहते हैं। तो हम जानने की कोशिश करते हैं इसमें इसके कौन कौन से नाम हैं। क्योंकि हमारे भारत देश में 29 राज्य हैं और 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं। हमारे भारत देश में 29 राज्य हैं और 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अगर हम बात करें पहले की आखिरकार भारत का नामकरण के बारे में, जो भारत की विशालता के आधार पर इसे उपमहाद्वीप की संज्ञा दी गई है। हम क्योंकि इसी उपमहाद्वीप, अब एक सवाल है उपमहाद्वीप किसे कहते हैं। अगर हम बात करें कोई भी हमारा स्थल हो जिसका एरिया, जिसका क्षेत्र काफ़ी बड़ा हो और उसके चारों तरफ जल भरा हो,
तो उस स्थल को हम महाद्वीप कहते हैं। कोई भी स्थल हो जिसका एरिया काफ़ी बड़े में हो और चारों तरफ जल से घिरा हुआ हो, तो उस एरिए को हम क्या बोलते हैं, महाद्वीप कहते हैं। अगर आपको महाद्वीप समझ में आ गया होगा, अगर वहीं हमारा कोई छोटा एरिया हो, कोई छोटा एरिया हो और उसके चारों तरफ वो एरिया जल से घिरा हुआ हो, तो हम उस एरिए को द्वीप कहते हैं। महाद्वीप क्या है, एक बड़ा आकार है, और द्वीप क्या है, उसका एक छोटा आकार है। तो द्वीप और महाद्वीप आपको समझ में आ गए होंगे। अगर हम बात करें फिर हमारा ये उप महाद्वीप क्या होता है। अगर मान लेते कोई हमारा एक ऐसा स्थल है जिसके तीनों तरफ जल से घिरा हो, तीनों ओर वह स्थल जल के माध्यम से घिरा हुआ हो, और एक तरफ वह स्थल से घिरा हुआ हो, तो उस स्थल को हम उप महाद्वीप कहते हैं। तो महाद्वीप, द्वीप और उप महाद्वीप। महाद्वीप क्या होता है, कोई स्थल हो जिसका एरिया बड़ा हो, वो चारों तरफ जल से घिरा हो। महाद्वीप कोई छोटा स्थल हो, वो चारों तरफ जल से घिरा हो, उसे हम द्वीप कहते हैं। कोई भी स्थल हो जो तीन ओर जल से घिरा हो और एक तरफ स्थल से घिरा हो, तो उसे हम उप महाद्वीप कहते हैं। अगर अपने भारत की बात करें हम, भारत देश, ये जो हमारा है तीनों तरफ आप देख सकते हो, ये आपका तीनों तरफ जल से घिरा हुआ है, और एक तरफ ये आपका जो है, और एक तरफ ये आपका पूरा स्थल से घिरा है। इसलिए हम भारत को उप महाद्वीप की संज्ञा कहते हैं। भारत को हम क्या कहते हैं, उप महाद्वीप। भारत एक उप महाद्वीप है। अगर हम बात करें इसका जो प्राचीनतम नाम है भारत देश का, इसका प्राचीनतम नाम आर्यावर्त था। जो प्राचीन काल में इसका नाम क्या पड़ा था, आर्यावर्त था, क्योंकि जब यहाँ पे आर्य लोग आए थे तो उन्होंने इसका नाम आर्यावर्त रखा। और जो हम कहते हैं राजा भरत, जो हमारी कहानी में हम पढ़े होंगे, एक राजा भरत थे, तो राजा भरत के नाम पे इसका नाम भारत वर्ष पड़ा था। और जो वैदिक आर्य थे, जब आर्य लोग भारत में आए तो जो वैदिक आर्यों का निवास स्थान सिंधु घाटी था। जो वैदिक आर्य थे उनका निवास स्थान सिंधु घाटी था। जो पर्शिया के लोग हैं, वर्तमान की बात करें, जो आधुनिक समय में जो ईरान है, तो आधुनिक समय में जो ईरानी लोग हैं, उस समय उसे पर्शिया कहा जाता था। वो लोग क्या करते थे, सा को वो कभी सा नहीं बोल सकते थे, इसलिए उन्होंने कहा कि सिंधु को ही कहा, ही से हिंदू बना और हिंदू से हिंदुस्तान। तो वैदिक आर्यों ने क्योंकि वैदिक आर्यों का निवास स्थान सिंधु घाटी था, जो आधुनिक ईरान या पर्शिया के लोगों ने इसे हिंदुस्तान नाम दिया। तो हिंदुस्तान नाम किसने दिया था, जो आधुनिक समय के ईरानी लोग हैं, उस समय के पर्शिया लोगों ने इसे हिंदुस्तान नाम दिया। तो उम्मीद करते हैं आपको ये चीज़ समझ में आई होगी, आखिरकार भारत का नाम हिंदुस्तान कैसे पड़ा, क्यों पड़ा। क्योंकि जो आधुनिक ईरान के लोग थे, उन लोगों ने क्या किया, सा कभी नहीं कह पाते थे, वो सा के स्थान पे हा बोलते थे, इसलिए सिंधु न कह के हिंदू कहा, और हिंदू से हिंदुस्तान बन गया। तो आगे हम बढ़ते हैं। अगर हम बात करें जैन और बौद्ध ग्रंथों में इस भारत देश को जम्बू द्वीप नाम दिया गया है। जो हमारे जैन ग्रंथ है और बौद्ध ग्रंथ है, इन दोनों ग्रंथों में इस भारत देश को जम्बू द्वीप नाम कहा गया है। जो यूनानी लोग हैं, यूनानियों ने इसे क्या नाम दिया, यूनानियों ने इसे इंडिया कहा है। तो इसका प्राचीनतम नाम आर्यावर्त था। राजा भरत के नाम पे भारतवर्ष पड़ा। आधुनिक ईरान या उस समय के पर्शिया लोगों ने इसे हिंदुस्तान नाम दिया। जैन और बौद्ध ग्रंथों में इसे जम्बू द्वीप कहा गया और यूनानियों ने इसे इंडिया कहा। लेकिन अगर हम वर्तमान की बात करें, हम अपने संविधान की बात करें, तो हमारे संविधान में इसका क्या नाम है। अनुच्छेद 1 में बताया गया है, अनुच्छेद 1 के अनुसार भारत अर्थात इंडिया, इसका दो नाम है। हिंदी में इसे बोलते हैं भारत और इंग्लिश में बोलते हैं इंडिया। भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ होगा। वर्तमान में भारत का नाम दो है, हिंदी में भारत है और इंग्लिश में इसका नाम इंडिया है। तो उम्मीद करते हैं आपको भारत के नामकरण से संबंधित जो जो इसके प्राचीनतम नाम थे या फिर वर्तमान नाम है, आपको समझ में आया होगा। तो हम आगे बढ़ते हैं। अब हम जानने की कोशिश करते हैं आखिरकार भारत की स्थिति एवं विस्तार, आखिरकार भारत कहाँ पे स्थित है और उसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है। अगर हम बात करें, जो भारत की भौगोलिक या जियोग्राफिकल स्थिति है, वह हमारे उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है। अब सवाल ये है, आखिरकार ये उत्तर पूर्वी गोलार्ध क्या चीज़ है। जैसे ये हमारी एक पूरी पृथ्वी है,
तो हमने क्या किया, अपनी समझ के लिए इसमें कुछ काल्पनिक रेखाएं मान ली हैं, जिसमें से हम बीच से एक रेखा गुजारते हैं जिससे हम बोलते हैं अक्षांश। ऐसी रेखा जो पृथ्वी के बीचों बीच जाए, जो पृथ्वी के क्षैतिज हो, जो पृथ्वी के समांतर हो, उसे हम अक्षांश रेखाएं कहते हैं। तो एक अक्षांश रेखा हमारी ये हो गई, एक अक्षांश रेखा ये हो गई, एक अक्षांश रेखा ये हो गई। ऐसे इस पृथ्वी पे कई सारी अक्षांश रेखाएं खींची गई है जो कि पृथ्वी के क्षैतिज हैं। तो ये इसे हम नाम देते हैं अक्षांश रेखाएं। अगर हम बात करें कि भारत की स्थिति एवं विस्तार, भारत कहाँ पे स्थित है और उसका विस्तार कहाँ कहाँ तक है, तो जो भारत की भौगोलिक स्थिति है वो उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है। अब सवाल ये, आखिरकार ये उत्तर पूर्वी गोलार्ध क्या होता है? जैसे कि ये हमारी एक पूरी पृथ्वी है, हमने यहाँ से कुछ काल्पनिक रेखाएं गुजारी हैं जिसे हम अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाएं कहते हैं। तो जो हमने पृथ्वी के क्षैतिज या पृथ्वी के समांतर जो रेखाएं गुजारी है 0 डिग्री से, उसे हम नाम देते हैं अक्षांश रेखाएं। जो पृथ्वी के समांतर गई हैं, जैसे एक 0 डिग्री से गई होगी, फिर 1 डिग्री से, फिर 2 डिग्री से, फिर 3 डिग्री से, तो ऐसे हम रेखाओं को अक्षांश रेखाएं कहते हैं। जो रेखाएं हमने 0 डिग्री से गुजारी है, हमने उसको नाम दिया है विषुवत रेखा। ऐसे ही कुछ रेखाएं हमने क्या किया है, पृथ्वी के ऊर्ध्वाधर रूप से गुजारा है, इसे हम गुजारे हैं 0 डिग्री से। इसको क्या नाम देते हैं? इसको हम नाम देते हैं देशांतर रेखाएं। तो जो विषुवत रेखा है वो पृथ्वी के समांतर गुजारी है, और जो देशांतर रेखाएं हैं वो पृथ्वी के ऊर्ध्वाधर गुजारी है, जिसे हम नाम देते हैं देशांतर रेखाएं। तो आपको समझ में आया होगा कि जो अक्षांश रेखाएं पृथ्वी के समांतर हैं और जो देशांतर रेखाएं वो पृथ्वी के ऊर्ध्वाधर रूप से गुजारी गई हैं। अब क्योंकि ये विषुवत रेखा जो गुजारी है 0 डिग्री से, इस 0 डिग्री को हम नाम देते हैं विषुवत रेखा। और इसके जो ऊपरी हिस्से को, क्योंकि हमेशा ऊपर में उत्तर होता है, कोई भी आप मैप देखो, ऊपरी भाग को उत्तर कहते हैं और नीचे वाले भाग को दक्षिण कहते हैं। तो इस विषुवत रेखा के ऊपरी भाग को हम नाम देते हैं उत्तरी गोलार्ध, और इस दक्षिणी भाग को हम नाम देते हैं दक्षिणी गोलार्ध। तो विषुवत रेखा के ऊपरी भाग को उत्तरी गोलार्ध और विषुवत रेखा के दक्षिणी भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। और ये जो देशांतर रेखा गुजरी है 0 डिग्री से, इसके हम इस पूर्वी, क्योंकि अगर ये कोई एक मैप है तो ये हमारा पूरब है और ये हमारा पश्चिम है, ये उत्तर है और ये दक्षिण है। अगर ये देशांतर 0 डिग्री है तो इसके दाहिने भाग को हम कहते हैं पूर्वी गोलार्ध, और इसके बाएं भाग को हम कहते हैं पश्चिमी गोलार्ध। तो विषुवत रेखा के ऊपरी भाग को, इस पूरे हिस्से को हम कहते हैं, जो इस पूरे हिस्से को हम कहते हैं उत्तरी गोलार्ध, और इस पूरे हिस्से को हम कहते हैं दक्षिणी गोलार्ध। और जो ये विषुवत देशांतर रेखा है जो ऊर्ध्वाधर गुजरी है, इसके पूर्वी भाग को हम, इस पूरे हिस्से को कहते हैं पूर्वी गोलार्ध, और इस बाएं भाग के पूरे हिस्से को हम कहते हैं पश्चिमी गोलार्ध। अगर आपको ये बात समझ में आई होगी कि उत्तरी गोलार्ध क्या है, दक्षिणी गोलार्ध क्या है, पूर्वी गोलार्ध क्या है और पश्चिमी गोलार्ध क्या है, तो हम आगे अब समझने की कोशिश करते हैं आखिरकार भारत की स्थिति कहाँ पे है। तो जो हमारा उत्तरी गोलार्ध है, विषुवत रेखा के उत्तरी भाग को उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी भाग को दक्षिणी गोलार्ध और देशांतर के दाएं भाग को पूर्वी गोलार्ध और बाएं भाग को पश्चिमी गोलार्ध कहते हैं। तो अगर हम बात करें, ये हमारी एक पृथ्वी है और इस जो अक्षांश से 0 डिग्री से गुजरी है, इसको हम नाम देते हैं विषुवत रेखा। तो और जो डिग्री ऊपर से नीचे आई है, जो ऊर्ध्वाधर गुजरी है, इसे हम नाम देते हैं देशांतर रेखाएं, और क्षैतिज वाली को अक्षांशीय रेखाएं। तो जो भारत की स्थिति ना, भारत यहाँ कहीं पे स्थित है, इसलिए देखो जो विषुवत रेखा के उत्तर में है तो हो गया उत्तरी गोलार्ध, क्योंकि ये विषुवत रेखा है, ये विषुवत रेखा है, विषुवत रेखा के भारत उत्तर में स्थित है, इसलिए इसका नाम हो गया उत्तरी गोलार्ध। और ये देशांतर के दाएं भाग में है, इसलिए इसका नाम हो गया पूर्वी गोलार्ध, क्योंकि ये पूरा हिस्सा पूरब होता है, ये पूरा हिस्सा उत्तर होता है। तो भारत हमारा कहाँ पे स्थित है? उत्तर पूर्वी गोलार्ध में। ये क्या है? उत्तर पूर्वी गोलार्ध। तो भारत की स्थिति जो है कहाँ पे? उत्तर पूर्वी गोलार्ध में।
ये भारत है उत्तर पूर्वी गोलार्ध में। अब आखिरकार भारत का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, अगर हम इसकी बात करें भारत के विस्तार को लेके, क्योंकि ये हमारा क्या है, विषुवत रेखा है जो 0 डिग्री से गया है। अगर ये 0 डिग्री, इसके ऊपर 1 डिग्री होगा, ऊपर 2 डिग्री होंगे, तो वैसे जो भारत की विस्तार है 8 डिग्री, 8 डिग्री 4 मिनट से लेके 37 डिग्री, कितना, 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, क्योंकि भारत उत्तर में है और किन किन अक्षांशों के बीच में है, तो हमारा भारत 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीचों बीच स्थित है। अगर हम देशांतर की बात कर लें तो हमारा जो भारत है ये हमारा देशांतर रेखा होंगी, क्योंकि ये 0 है, फिर इसके आगे 1 होगा, फिर 2 होंगे, फिर 3 होंगे। वैसे जो हमारा भारत है 68 डिग्री, कितना, 68 डिग्री 7 मिनट से लेके 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर, पूरब में है, और देशांतर कौन सा देशांतर, पूर्वी देशांतर के बीच में है। तो आपको यहाँ से समझ में आया होगा कि भारत की स्थिति कहाँ पे है और उसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है। अगर हम बात करें भारत की स्थिति उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है और उसका विस्तार जो है 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच में, और 68 डिग्री 7 मिनट से लेके 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच में स्थित है। उसका विस्तार है, इसका फैलाव है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये बातें समझ में आई होंगी, भारत की स्थिति व विस्तार, और अक्षांश रेखाएं क्या हैं, देशांतर रेखाएं क्या हैं, और उत्तरी गोलार्ध क्या है, दक्षिणी गोलार्ध क्या है, पश्चिमी गोलार्ध क्या है, और आपका पूर्वी गोलार्ध क्या है। तो हम आगे बढ़ते हैं। अब क्योंकि हमारे 0 डिग्री पूर्वी देशांतर है, और इसी प्रकार 0 डिग्री से आगे बढ़ेंगे, क्योंकि भारत की जो स्थिति है वो 68 डिग्री से लेके 97 डिग्री के बीच में है, और 68 डिग्री और 97 डिग्री के बीच में 82 डिग्री भी आती है। तो जो हमारी ये 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है, ये भारत के लगभग मध्य से होकर गुजरती है। ये जो हमारी रेखा है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, ये भारत, क्योंकि जो देशांतर होती है ऊर्ध्वाधर होती है, ये भारत के लगभग बीचों बीच से होकर गुजरती है। और हमने इसी पूर्वी देशांतर को अपना मानक समय मान लिया है कि हम यहीं से अपना मानक समय सेट करते हैं। जैसे हम कहते हैं कि हम लंदन से 5.5 घंटे आगे हैं, तो इसी प्रकार से अपना मानक समय हम तय करते हैं। और ये जो 82.5 डिग्री है ये इलाहाबाद के नैनी से होकर गुजरती है। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, जो मानक समय है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर इलाहाबाद के कहाँ से होकर गुजरती है, तो इलाहाबाद के नैनी से होकर गुजरती है। और ये जो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है यह भारत के 5 राज्यों से होकर जाती है। और ये 5 राज्य आपके एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। आखिरकार वो 5 राज्य कौन कौन से हैं। अगर आप यहाँ मैप में देखो, ऊपर हमारा क्या है, उत्तर प्रदेश, नीचे है मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, ये क्या है, छत्तीसगढ़, ये क्या, उड़ीसा, और फिर ये क्या, आंध्र प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। अगर आप दो दो की जोड़ में याद करो तो यूपी, एमपी, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और आपका उड़ीसा, और आपका पांचवा क्या होता, आंध्र प्रदेश। तो क्या है, यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। तो उम्मीद करते हैं आपको ये चीज़ समझ में आई होगी कि जो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है वो भारत के कितने राज्यों से होकर जाती है और वो कौन कौन से राज्य हैं। तो जैसे अब ये 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर होगी, वैसे एक कर्क रेखा होती है जो भारत के लगभग मध्य भाग एवं 8 राज्यों से गुजरती है। अब सवाल ये, आखिरकार ये कर्क रेखा क्या होती है। जैसे हमने आपको बताया कि ये एक पृथ्वी है और जो रेखा 0 डिग्री से गुजरी है, 0 डिग्री अक्षांश रेखा को हम नाम देते हैं विषुवत रेखा। उसी प्रकार एक रेखा गई है उत्तरी गोलार्ध में जो 23.5 डिग्री से गुजरी है, इसको हम नाम देते हैं कर्क रेखा। उत्तरी गोलार्ध में जो रेखा 23.5 डिग्री से गुजरी है उसको हम नाम देते हैं कर्क रेखा, और दक्षिणी गोलार्ध में जो रेखा 23.5 डिग्री से गुजरी है उसको हम नाम देते हैं मकर रेखा। तो जो रेखा 0 डिग्री से विषुवत रेखा, जो रेखा उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री से उसे कर्क रेखा, और जो रेखा दक्षिणी गोलार्ध में 23.5 डिग्री से उसे हम नाम देते हैं मकर रेखा। तो आपको अगर ये कर्क रेखा, मकर रेखा समझ में आ गई होगी
तो ये जो कर्क रेखा है पूरे पृथ्वी पे गुजरी है, ना कि अकेले भारत में गई है। लेकिन ये जो कर्क रेखा है भारत के लगभग बीचों बीच, आप देखो ये जो कर्क रेखा भारत के लगभग बीचों बीच होकर गुजरती हैं और भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती हैं। जैसे जो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर वो भी भारत के बीचों बीच से होकर गुजरा था, लेकिन वो ऊर्ध्वाधर था, वो 5 राज्यों से होकर गया था। और ये कर्क रेखा क्षैतिज है, ये भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरा जाता है। और आपके एग्जाम में ये भी कई बार पूछा गया आखिरकार वो राज्य कौन कौन से हैं। आपको यहाँ पे क्रम वाइज याद करना होता है, क्योंकि आपके एग्जाम में क्रम वाइज पूछता है, ना कि और किसी प्रकार से। अगर हम बात करें मैप में, देखो ये हमारा क्या है, गुजरात है, ये हमारा राजस्थान है। तो गुजरात राजस्थान, गुजरात राजस्थान, गुजरात राजस्थान, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। तो गुजरात राजस्थान मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, झारखंड पश्चिम बंगाल, झारखंड पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा मिजोरम, त्रिपुरा मिजोरम। कौन हो गए, त्रिपुरा मिजोरम, त्रिपुरा मिजोरम, त्रिपुरा मिजोरम। तो गुजरात राजस्थान मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, झारखंड पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा मिजोरम। आप दो दो की जोड़ी में याद करना क्या हो जाएगा, गुजरात राजस्थान, गुजरात राजस्थान मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, झारखंड पश्चिम बंगाल और अगर त्रिपुरा और आपका मिजोरम। तो गुजरात राजस्थान क्या है, गुजरात राजस्थान, गुजरात राजस्थान मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, झारखंड पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा मिजोरम। गुजरात राजस्थान मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, झारखंड पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा मिजोरम। उम्मीद करते हैं आपको ये जो कर्क रेखाएं भारत के 8 राज्यों से गुजरी हैं, आपको ये 8 राज्य याद हो गए होंगे। अगर आप इसे 5 बार बोलोगे, आप दो दो की जोड़ी बोलना, जैसे गुजरात राजस्थान मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, झारखंड पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा मिजोरम। तो आपको ये 8 राज्य बड़े आसानी से याद हो जाएंगे। आपको इसमें किसी ट्रिक की ज़रूरत नहीं होती। जो आपका एक ट्रिक होता है मित्र पर गमछा झार, वो ट्रिक आपको सीक्वेंस वाइज प्रदान नहीं करता, बस आपको एक नाम दे देता है। लेकिन आप इसको इस माध्यम से याद करना, मैप के माध्यम से आपको क्रम वाइज एक सीक्वेंस वाइज आपको याद रहेंगे, क्योंकि आपके एग्जाम में जो भी पूछते हैं वो सीक्वेंस वाइज ही पूछा जाता है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। तो आज हमने आपको जियोग्राफी में इस सिलेबस के बारे में डिस्कस किया, हमें आखिरकार जियोग्राफी में क्या क्या पढ़ना होता है, हमारा सिलेबस क्या क्या है, और आपके इस पूरे एग्जाम में इंडियन जियोग्राफी से अधिकतर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जो आपका कोई भी वनडे एग्जाम होगा वहाँ पे 50% क्वेश्चन आपके इंडियन जियोग्राफी भारत के भूगोल से पूछे जाते हैं। इसलिए मैंने आपको भारत का भूगोल पढ़ाने के लिए शुरुआत की है। आज हमने भारत के भूगोल में कुछ चीज़ें कवर की। आज मैंने आपका पहला यूनिट 1 कवर किया, भारत का सामान्य परिचय। अभी ये पूरा कंप्लीट नहीं हुआ, अभी हमने इसमें बस दो तीन टॉपिक को उठाया है, जिसमें आपका था भारत का नामकरण और 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर और कर्क रेखा को लेके, और एक आपका इसी प्रकार से। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और आप तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि आप अपने पढ़ाई को और बेहतर कर सकें।